हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। तो पॉलिटी की सीरीज चल रही थी लगातार और इसके पहले हमने संविधान के 22 भाग पढ़ लिए थे। संविधान में 12 अनुसूचियां उसके बारे में पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से डेफिनेटली हर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ये टॉपिक है प्रस्तावना का उद्देश्य का प्रियम्बल। ठीक है, इसको प्रस्तावना बोला जाता है, हम इसको प्रस्तावना बोल सकते हैं, इसको उद्देशिका बोल सकते हैं और इंग्लिश में इसको शब्द आता है प्रियम्बल। अब ज्यादातर किसी भी एग्जाम के सिलेबस में ये टॉपिक सीधा सीधा लिखा हुआ आता है, इसलिए यहां से सीधा सीधा सवाल भी बनता है। तो यहां से फिक्स है कि एक ना एक सवाल बनता ही है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। उद्देशिका जो हम पढ़ने वाले, प्रस्तावना जो हम पढ़ने वाले, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, संविधान के 22 भाग पढ़े। वो 22 भाग हमने जो पढ़े वो एक तरह से इंडेक्स के रूप में पढ़े कि ये जैसे मान लो संविधान की एक बुक है, एक पुस्तक है संविधान। ठीक है, संविधान के जो पुस्तक है उसको हमने कहा कि ये 22 भाग में बटा हुआ, 22 चैप्टर में बटा हुआ। ठीक है, ये हमने देख लिया कि 22 चैप्टर है। फिर उसमें 395 अनुच्छेद, इसका मतलब 395 टॉपिक्स में बटा हुआ, ये भी हमने पढ़ लिया। इसमें हमने पढ़ा कि 12 अनुसूचियां दे रखी है। 12 अनुसूचिया का मतलब पीछे कुछ सूचियां दे रखी है, वो हमने 12 अनुसूचियां भी देख ली। अब जो हम प्रस्तावना उद्देशिका पढ़ने वाले, ये क्या है, जैसे कि हम कोई भी किताब पढ़ते हैं, कोई भी किताब शुरुआत में सीधे पहले चैप्टर से शुरू नहीं होती। आपने देखा होगा कोई भी किताब पढ़ते हैं उसमें भूमिका लिखी लिखी होती है। क्या होती है? भूमिका लिखी होती है। ठीक है, वो क्या होता है भूमिका में, आपने हमने कभी गौर से पढ़ा नहीं, उसको देखा नहीं उस भूमिका में। अगर उसको हम पढ़े तो पूरा लिख रखा होता है कि इस किताब में आप क्या पढ़ने वाले, इस किताब में आपको क्या मिलने वाला है ना, सारा, और किस तरह से इस किताब को पढ़ने वाला और किसने इसका योगदान दिया, इस तरह की कुछ बातें भूमिका में लिख रखी होती है। अब क्योंकि वहां से एग्जाम में सवाल आते नहीं, इसलिए हम कभी इसको पढ़ते नहीं, सीधा हम पहले चैप्टर से पढ़ना शुरू कर देते हैं। जबकि इसमें लिख रखा होता है कि इस किताब का उद्देश्य क्या है, क्यों ये किताब लिखी गई है, किस तरह से इसको किताब को आपको पढ़ना है और इस किताब में आपको क्या क्या मिलेगा, ये सारी भूमिका लिखी होती है। सेम बिल्कुल इसी तरह से हमारे जो संविधान की पुस्तक है, हमारा जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसकी भी एक भूमिका लिखी गई, उसी को हम प्रस्तावना कह सकते हैं, उसी को उद्देश्य का कह सकते हैं। इसी में ही ये बताया गया, इस तरह से देखा जाए तो पूरे संविधान का सार इस एक पेज में लिखा हुआ है। इसमें बताया हुआ है इस संविधान का उद्देश्य क्या है, क्यों हमने इसको बनाया, ये सारा का सारा इसमें लिखा है। एक तरह से हम देखे तो पूरे संविधान का सार इस उद्देशिका में दिया हुआ है शॉर्ट में। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं ये संविधान का एक तरह का सार है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं, पहले हम प्रस्तावना क्या है, उस प्रस्तावना में लिखा हुआ क्या है, उन शब्दों का अर्थ क्या है, उनको जानेंगे। देखो, शब्दों का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। पॉलिटी, किसी के लिए पॉलिटी बहुत मुश्किल हो सकती है, किसी के लिए बहुत आसान हो सकती है। अब मुश्किल क्या है पॉलिटी में, पॉलिटी में कुछ मुश्किल शब्द आता है, कुछ मुश्किल वर्ड्स आता है। अगर आपने उनका अर्थ समझ लिया तो आपको पॉलिटी बहुत आसान लगने लग जाएगी। और मेरा काम यही है, मैं यही काम करने वाला हूं कि पॉलिटी के जो मुश्किल शब्द है, जो नए शब्द है, जो राजनीतिक शब्दावली है, संवैधानिक शब्दावली है, मैं इनको बहुत सरल शब्दों में आपके साथ पेश करूंगा यहाँ पर। फिर आपके लिए पॉलिटी बहुत आसान हो जाएगी, फिर पॉलिटी आपको मुश्किल नहीं लगेगी। तो बहुत आसान शब्दों में मैं आपको प्रस्तावना के एक एक वर्ड आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। उससे पहले देखो, मैं एक सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। सवाल आपके सामने लिखा हुआ कि भारतीय शासन व्यवस्था में किसे सर्वोच्च माना गया है, सबसे ऊपर कौन है, सबसे शक्तिशाली कौन है भारत की शासन व्यवस्था में। ये आपके चार ऑप्शन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या संविधान। हमें पता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रमुख माना जाता है, तो क्या वो सबसे ऊपर है, वो सर्वोच्च है, या जिसके पास वास्तविक शक्तियां होती है प्रधानमंत्री, वो सर्वोच्च है, यहाँ या जिससे देश के सारे कानून बनते हैं, है ना, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी जहां से चुने जाते हैं, जहां बैठते हैं, वो संसद सबसे ऊपर है या संविधान सबसे ऊपर है। बताइए सबसे ऊपर कौन है। तो देखो, इसका जवाब होगा सबसे ऊपर भारतीय शासन व्यवस्था में किसे माना गया है, तो वो माना गया है संविधान को। इन सबको भी, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे संसद हो, इन सबको भी शक्ति कहां से मिलती है, इन सबको भी शक्ति मिलती है इस संविधान से। तो इसका मतलब सबसे ऊपर कौन है, संविधान। संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। सर्वोच्च कौन है, संविधान। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। राष्ट्रपति संविधान से ऊपर नहीं है, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख है, सबसे बड़ा पद है, लेकिन वो संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान का अतिक्रमण यदि वो भी करता है तो उसे भी अपने पद से हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री, जिसके पास शासन की वास्तविक शक्तियां, सारी शक्तियां, लेकिन वो भी संविधान से ऊपर नहीं है, उसको भी जो शक्तियां मिलती है वो कहां से मिलती है, संविधान से। और संविधान से परे जाकर वो भी कोई काम करता है, उसे भी अपने पद से हटना पड़ेगा। संसद में जो भी कानून बनते हैं या संसद के पास जो भी पावर मिलती है, वो भी उसको कहां से मिलती है, वो भी सारी पावर कहां से मिलती है, संविधान से ही यहाँ पर उसको शक्ति मिलती है। ऐसा कोई भी कानून संसद नहीं बना सकती है जो संविधान का अतिक्रमण करती है। अगर संविधान का अतिक्रमण करते हुए कोई भी कानून संसद बना दे तो न्यायालय
क्योंकि ये पावर न्यायालय को दी गई, न्यायालय उस कानून को रद्द कर सकता है। यानी कि कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। सबसे ऊपर कौन है? संविधान है। सबको शक्ति देने वाला कौन है? संविधान सबको शक्ति देता है। तो अब यहां से एक सवाल और आता है कि जो सबको शक्ति देता है संविधान, इस संविधान को शक्ति देने वाला कौन है? संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? संविधान को शक्ति देने वाला कौन है? जो सबको शक्ति देता है उस संविधान को भी शक्ति देने वाला कौन है? और यहीं से हमारे जो संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होता है। सबको शक्ति कहां से मिलती है? संविधान से। संविधान को शक्ति देने वाले कौन है? और संविधान की शुरुआत वहीं से होती है कि संविधान को शक्ति देने वाले हैं हम, भारत के लोग। देखो ये उद्देश्य का जो प्रस्तावना है मैं पूरा आपके सामने रख रहा हूं। यहीं से संविधान की जो शब्द शुरू होते हैं, मैं आपको एक एक शब्द समझाने वालों के हर शब्द का अर्थ क्या है हमने खूब बार पढ़ा होगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। जो ये यहां पर लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, इसका अर्थ क्या है? इस पहली लाइन का अर्थ यह है कि संविधान को शक्ति देने वाले कौन है? हम भारत के लोग हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम संविधान को शक्ति देने वाले हैं। अब देखो मैं इस सवाल में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। इसका मतलब संविधान जो सबको शक्ति देता है, संविधान को भी शक्ति देने वाले कौन है? भारत की जनता, भारत के लोग। इसका मतलब मुझे सवाल का उत्तर दीजिए, क्या भारतीय शासन व्यवस्था में जो संविधान को शक्ति दे रहे हैं, क्या वो संविधान से भी ऊपर है? हालांकि संविधान से ऊपर कोई नहीं है, ध्यान देना, लेकिन संविधान भी जो बना है, संविधान की जो शक्ति का स्रोत भी है, वो कौन है? जनता है। तो यहां पर अगर मैं आपके सामने एक ऑप्शन और रख दूं, ठीक है, मैं यहां पर देखो राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी है, संसद भी है, संविधान भी है, तब आपको राइट आंसर करना है कि संविधान सर्वोच्च है। लेकिन यही सवाल पूछा जाए, इसमें ऑप्शन संविधान भी आए और इसमें एक ऑप्शन भी आए भारत की जनता, फिर आपका आंसर संविधान नहीं लिखना है, फिर आपको आंसर लिखना है भारत की जनता, क्योंकि संविधान को भी शक्ति देने वाले कौन है? भारत की जनता। तो वास्तव में भारत की शासन व्यवस्था में भारत की जनता को सर्वोच्च माना गया है, क्योंकि संविधान की शक्ति का स्रोत भी वही है। और यहीं से संविधान की जो प्रस्तावना है वहां से शुरुआत होती है। यानी संविधान की शुरुआत में ही संविधान खुद कह रहा है कि संविधान को शक्ति देने वाले कौन है? हम भारत के लोग हैं। इस शब्द का अर्थ यहां से यह निकलता है। अब यहां से लिखा हुआ कि हम भारत के लोग, यानी कि हम इस संविधान को कैसा बनाना चाहते हैं? भारत को कैसा बनाना चाहते हैं? हम भारत के लोग भारत को कैसा देश बनाना चाहते हैं? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आगे जो शब्द लेकर के समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो ये भारत की शासन की प्रकृति के बारे में बताया गया कि हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। तो यहाँ सबसे पहला लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो यहाँ हम एक एक समझते हैं। सबसे पहला जो शब्द लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? हमने अपने संविधान के प्रस्तावना में ही लिख दिया कि हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बनाते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? सामान्य अर्थ यह होता है कि हम भारत के चाहे आंतरिक मामले हो चाहे बाहरी मामले, हम पूरी तरह से स्वतंत्र है। 1947 को भारत देश आजाद हुआ, 1947 को भारत देश आजाद हुआ। उसके पहले देश तो था, भारत तो था, लेकिन हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं थे। हमारे हमारे जो सारे अधिकार थे, देखो, न तो हम बाहरी तौर पर स्वतंत्र है, न आंतरिक तौर पर स्वतंत्र है। हम ब्रिटिश राज के गुलाम थे एक तरह से। तो हमारे देश में हमारा कानून नहीं चलता था, ब्रिटेन का कानून यहां पर चलता था। इसलिए हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है। 1947 के बाद हम आजाद भी हुए, अपना खुद का संविधान बनाया, अपने खुद के कानून, और अब हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं। यानी हमारे आंतरिक जो भी फैसले होंगे और जो बाहरी फैसले होंगे, सिर्फ भारत देश डिसाइड करेगा, भारत की सरकार डिसाइड करेगी कि हम किस प्रकार के निर्णय ले। कोई भी बाहरी देश के दबाव में हम कार्य नहीं करते हैं, है ना। इसको बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आप कहेंगे सर कई बार ऐसा होता है कि दूसरे देश दबाव डालते हैं। बिल्कुल, दबाव की पॉलिटिक्स सभी करते हैं, पर आप देखिए कि आज के टाइम में वो डिपेंड करता है आपकी सोवरेनिटी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जिसको कहते हैं, सोवरेनिटी इस पर डिपेंड करती है कि आपकी ताकत आपके पास कितनी है। आप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आप कितने हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके पास ताकत कितनी है। अगर आपके पास ताकत कम है, अगर आप थोड़े कमजोर होंगे, जैसे आप अपने घर का ही एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप भी रह रहे हैं, अगर आप कमजोर है, हर कोई आपको सुना के चला जाएगा, है ना, आपकी इतनी नहीं चलेगी। लेकिन अगर आप पावरफुल है, हर कोई आपके मामलों में दखल नहीं दे सकता है, आपको परेशान नहीं कर सकता। यही चीज देखो, अभी आज के टाइम में कुछ भी, जैसे थोड़े दिन पहले का एग्जाम्पल ले लेते हैं, केजरीवाल जो किसी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया, जर्मनी का स्टेटमेंट आ गया, अमेरिका का स्टेटमेंट आ गया कि हम इस पर नजर रख रहे हैं। भारत ने तुरंत उसका जवाब दिया, भाई आपको हमारे आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब
कानून की या फिर कोई और बात की तो छोड़िए, कोई अगर ट्विटर पे स्टेटमेंट लिख दे तो हमें वो भी बर्दाश्त नहीं है। ये हमारे आंतरिक मामले में ये होती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। बिल्कुल आप इसको मान लीजिए जैसे आपका अपना घर है, वहां पर पूरी तरह से आपका अधिकार है। कोई भी अगर बाहर का व्यक्ति आपके घर में घुसने की कोशिश करेगा तो क्या आप उसे अलाउ करेंगे? नहीं, आप उसे अलाउ नहीं करेंगे जब तक कि वो आपके परमिशन से आपकी परमिशन से नहीं आता है। तो आपके घर में जिस तरह से पूरी तरह से आपका अधिकार होता है, वैसे भारत में पूरी तरह से हम पूरी तरह से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, सिर्फ हमारा अधिकार होगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, ये दो शब्द हैं जो बाद में जोड़े गए, शुरुआत में संविधान में नहीं थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। हालांकि भारत का संविधान अपने आप में पहले भी समाजवादी था, पंथ निरपेक्ष था, लेकिन प्रस्तावना में ये शब्द नहीं थे। ये शब्द बाद में जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, ये बाद में जोड़े गए। हालांकि भारत के संविधान का नेचर पहले से ऐसे ही था कि हम पहले से पंथ निरपेक्ष थे, हम किसी एक धर्म घोषित धर्म हमारा नहीं था। अगला शब्द लिखा हुआ समाजवादी, इनको समझते हुए चलते हैं। देखो अगला शब्द लिखा हुआ है समाजवादी। भारत ने अपने आप को समाजवादी, राजनीतिक रूप से, संवैधानिक रूप से अभी भी हमने भारत को समाजवादी देश घोषित कर रखा। समाजवादी का मतलब क्या होता है, यहां से इसको समझने के लिए देखो हम दो कंसेप्ट समझते हैं। एक समाजवादी कंसेप्ट को ले सकते हैं, एक दूसरा कंसेप्ट ले सकते हैं पूंजीवादी। हम नॉर्मली अमेरिका को मानते हैं कि अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, समाजवादी देश नहीं है। समाजवादी देशों से हमेशा उसका विरोध रहा। समाजवादी भी हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवादी होता है, जो कि भारत है, और एक साम्यवादी समाजवादी है, जैसे हम चीन का एग्जांपल ले सकते हैं, रूस का एग्जांपल ले सकते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी है। पूंजीवादी में क्या होता है, पूंजीवादी में सरकार जो है वो मार्केट को कंट्रोल नहीं करती है ना, सरकार मार्केट को कंट्रोल नहीं करती, मार्केट को स्वतंत्र छोड़ देती है। जबकि समाजवादी में क्या होता है, जो बाजार है, मार्केट है, यहां पर हम मार्केट की मतलब मार्केट को सरकार जो है वो सरकार के कंट्रोल में रहता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये समाजवादी, जहां पर नॉर्मली इसका होता है कि सरकार समाज के सभी वर्गों के बारे में सोचती है। अगर मार्केट को स्वतंत्र रूप से हम छोड़ दिया जाए तो मार्केट सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता है, वो समाज के हित के बारे में नहीं सोचता है। अगर सरकार इस पर कंट्रोल नहीं रखेगी तो बहुत सारे वर्ग हैं जो बहुत सारी सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे। इसलिए जब सरकार थोड़ा सा जो उत्पादन के साधन है, वितरण के साधन है, यानी मार्केट है, उसको कंट्रोल करती है, तो ऐसी व्यवस्था को बोला जाता है समाजवादी। मैं और एग्जांपल देता हूं, जैसे जहां पर ज्यादातर सरकारी कंपनियां होगी, जैसे जहां पूर्ण रूप से समाजवादी पाया जाता है, वहां कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं मिलेगी, सारी कंपनियां सरकारी होती है, सारे स्कूल सरकारी होंगे, सारे हॉस्पिटल सरकारी होंगे, प्राइवेट कुछ भी नहीं होता है। जहां पूंजीवादी होता है वहां पर सबको खुला छोड़ दिया जाता है, वहां पर आपको ज्यादातर प्राइवेट मिलेगी, प्राइवेट कंपनियां मिलेगी, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल। भारत में किस तरह के हैं, क्या भारत में सारे प्राइवेट स्कूल है या सारे सरकारी स्कूल है? भारत में देखा जाए तो अब हम वास्तव में पूर्ण रूप से समाजवादी नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था, अगर हम अर्थव्यवस्था के तौर पर देखें तो समाजवादी भी है तो पूंजीवादी भी है। 1991 के बाद तो हमने दोनों तरह को अपना लिया। तो अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, तो हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? पहले लिखा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था समाजवादी प्रकार की है, लेकिन अब वर्तमान में हम लिखे जाए तो हमने समाजवादी को भी अपना लिया, साथ में पूंजीवादी को अपना लिया। तो अर्थव्यवस्था का अगर सवाल पूछे, अर्थशास्त्र विषय में अगर सवाल पूछे कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, तो अब हम ये नहीं लिखेंगे हम समाजवादी हैं, हम लिखेंगे भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल भी मिलेंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी मिलेंगे, सरकारी स्कूल मिलेंगे तो प्राइवेट स्कूल भी मिलेंगे। तो हम एक प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लेकिन ध्यान रखना, हमारे संविधान में, हमारे प्रस्तावना में अभी भी हमने किस तरह क्या लिखा हुआ है कि भारत एक समाजवादी देश है। और समाजवादी में आप नोट कर सकते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी है। और लोकतांत्रिक का मतलब है कि सबको अवसर दिया गया, मार्केट में थोड़ा बहुत खुलापन भी है, तो एक तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लोकतांत्रिक समाजवादी इसको कह सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो आगे शब्द लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष। क्या लिखा हुआ है? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई भी पंथ या धर्म नहीं होगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब, पंथ निरपेक्ष की बात करें, अगला शब्द लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा। हालांकि हम, जैसे भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत देश का धर्म क्या है? कोई धर्म नहीं है, लेकिन हम सभी धर्मों को समान रूप से मानते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं साथ में को, जैसे हमारे पड़ोसी देश है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, ये घोषित रूप से इस्लामिक राष्ट्र है। क्या है? ये अपना आपको इस्लामिक राष्ट्र घोषित किए हुए हैं।
क्या भारत इस तरह से कोई इस्लामिक राष्ट्र या फिर भारत कोई हिंदू राष्ट्र है? नहीं है। भारत की बहुसंख्यक जो जनता है वो हिंदू है, लेकिन फिर भी हमने अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर रखा है, हमने अपने आप को पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर रखा है। ठीक है, जैसे इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर रखा है, पाकिस्तान का एग्जांपल ले लीजिए आप, बांग्लादेश का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, अफगानिस्तान है, ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, ये सब घोषित रूप से इस्लामिक राष्ट्र है। इसराइल को देखिए, वो घोषित रूप से यहूदी राष्ट्र है। नेपाल पहले ऐसा एकमात्र देश था जिसने अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित किया हुआ था, लेकिन बाद में जब संविधान बना 2008 के पास, तब उसने ये स्टेटस भी छोड़ दिया, वो भी एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। तो भारत भी किस तरह का देश है? भारत कहता है कि हमारा कोई देश का एक धर्म नहीं होगा, हम सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देते हैं। यहां पर देखो, सबसे ज्यादा जो महत्व मिलेगा वो इस्लाम धर्म को मिलेगा, शासन भी इस्लाम धर्म के अनुसार चलता है, लेकिन भारत ने किसी धर्म विशेष को नहीं अपनाया। हमने कहा कि हम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हैं, तो यहां पर संविधान में लिखा है पंथ निरपेक्ष। इसके बाद लिखा हुआ है लोकतंत्रात्मक। भारत किस प्रकार का देश है? भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है। देखो, भारत को आजादी के साथ ही विरासत में लोकतंत्र में मिला है। उसके पहले भारत 1947 से पहले ब्रिटिश राज था, उसके पहले राजशाही चलती थी, राजा महाराजा को शासन था, कोई लोकतंत्र जैसा कुछ भी नहीं था। पिछले कई सैकड़ों सालों के इतिहास में भारत में लोकतंत्र नहीं रहा, लेकिन आजादी के साथ ही, आजादी की इतनी लंबी लड़ाई, कई बार डेमोक्रेसी, लोकतंत्र हासिल करने के लिए बहुत बड़ी क्रांतियां हुई है, आंदोलन हुए हैं, लेकिन भारत को इस आजादी की लड़ाई के साथ ही, हमने लोकतंत्र की लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन आजादी की लड़ाई लड़ी, उसके साथ ही हमें लोकतंत्र भी विरासत में मिला है। देखो, लोकतंत्र अपने आप में बड़ी ब्लेसिंग्स है, आप ये मान के चलिए, जो भारत को मिली है। चाइना का एग्जांपल थोड़े दिन पहले खबरों में ये भी चल रहा था कि थियनमेन चौक जो है, उसने लगभग सब जगह से, इंटरनेट पे आप थियनमेन चौक भी सर्च करेंगे तो बहुत रेयर आपको मिलेगा, हालांकि चाइना में तो किसी को पता नहीं है। थियनमेन चौक की बहुत ऐसी कुख्यात घटना एक तरह से, जहां चाइना में लोग लोकतंत्र की डिमांड कर रहे थे। 1990 की बात है, 10,000 के लगभग लोगों की भीड़ थी वहां पर, वो लोकतंत्र की डिमांड कर रहे थे कि हमें लोकतंत्र चाहिए, भाई सरकार कौन चलेगी, हम ये चुनाव कर सके, हमें इतना दे दो। चाइना की सरकार ने अपने ही लोगों पर, 10,000 लोगों पर टैंक चलवा दिए, 10,000 लोगों को मार दिया था। बहुत थोड़ी सी आपको इसके बारे में चीजें मिलेगी। चाइना ने लगभग अपने प्रभाव से सब जगह से हटवा रखा है। हालांकि नेट पे जहां पर है, भारत है, क्योंकि भारत में स्वतंत्रता है, तो सारी चीजें मिल जाएगी थोड़ी बहुत। तो चाइना बताता कि वहां पर ऐसे सिर्फ 200 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई थी, लेकिन लगभग 10,000 लोगों को चाइना ने मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ लोकतंत्र की डिमांड करने पे। भारत को विरासत में ही लोकतंत्र मिला है। लोकतंत्र का मतलब हमारी सरकार कौन होगी, किसी एक पार्टी की सरकार नहीं होगी, या फिर किसी एक व्यक्ति की सरकार नहीं होगी, कौन होगा, ये जनता चुन सकती है ना। लोकतंत्र की एक फेमस परिभाषा कि लोकतंत्र मतलब जहां पर जनता का शासन हो, जनता के लिए शासन हो और जनता के द्वारा ही शासन हो, वहां होता है लोकतंत्र। हालांकि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ध्यान देना, एक सवाल और पूछा जाता है, लोकतंत्र भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। कैसा? अप्रत्यक्ष। क्योंकि अप्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट जनता नहीं तंत्र चलाती है, व्यवस्था जनता नहीं चलाती, जनता के माध्यम से, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि चलाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। स्विट्जरलैंड के बारे में एग्जांपल आता है कि वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वहां पर भी हालांकि उनके प्रतिनिधि चलाते हैं, लेकिन बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय में डायरेक्ट जनता, जैसे हमारे यहाँ संसद में कानून बनता है, वहां पर जब कोई कानून बनाना हो, कोई बड़ी घटना हो, तो डायरेक्ट जनता से वोटिंग कराई जाती है। हमारे यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है, इसलिए भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, और स्विट्जरलैंड जैसे देशों हम कहेंगे कि वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, आगे शब्द लिखा, हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाते हैं? गणराज्य बनाने के लिए। गणराज्य का मतलब क्या होता है? अब ध्यान देना, लोकतंत्र और गणतंत्र कई बार हम समान समझ लेते हैं, लेकिन लोकतंत्र और गणतंत्र में थोड़ा सा अंतर होता है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जहां पर जो उनका राष्ट्र अध्यक्ष है, राष्ट्र अध्यक्ष, जैसे भारत की बात करें तो भारत के राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति होंगे, जहां राष्ट्र अध्यक्ष वोटिंग के माध्यम से चुनाव हो, जहां राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव हो, न कि वंशानुगत, उसको हम कहते हैं कि वहां पर गणतंत्र पाया जाता है। जैसे मैं ब्रिटेन का एग्जांपल देता हूं, ब्रिटेन में लोकतंत्र तो मौजूद है, लेकिन वहां पर गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र का मतलब वहां का जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है, यानी वहां के जो राजा या फिर रानी कह सकते हैं, किंग या फिर क्वीन कह सकते हैं, वो वहां पर वंशानुगत होते हैं। हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो वंशानुगत होते हैं, यानी राजा का बेटा ही राजा बनता है या फिर वहां पर रानी होती है, वहां पर चुनाव नहीं होते। देखो, जो ये वेस्टर्न कंट्रीज जो एक तरह से दंभ भरते हैं कि लोकतंत्र उनसे शुरू हुआ, उन पर आज भी राजशाही के यहाँ पर अंश बचे हुए हैं। वहां लोकतंत्र तो आ गया, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है वो तो चलती है, लेकिन
हेड ऑफ द स्टेट अभी भी राजा या रानी को बनाया हुआ है और वो वंशानुगत चलते, तो वहां लोकतंत्र तो है लेकिन वहां पर गणतंत्र नहीं है। भारत में देखिए, हम भारत में हम कह सकते हैं भारत में लोकतंत्र भी मौजूद है और गणतंत्र भी मौजूद है, गणराज्य जो है वो भी मौजूद है। तो हम भारत के लोगों ने भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये 5 शब्द है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये 5 शब्दों को याद रख लेना। भारत की शासन की प्रकृति इन 5 शब्दों में डिसाइड हो जाती है कि भारत की जो प्रकृति कैसी है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, भारत एक समाजवादी देश है, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, भारत एक लोकतंत्र देश है, भारत एक गणतंत्र या गणराज्य देश है। और हम भारत के लोगों ने भारत को ऐसा बनाया तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब आगे समझते हैं, मेरे ख्याल से ये 5 शब्द आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे समझते हैं कि इस संविधान का उद्देश्य क्या है। पहले हमने इस प्रस्तावना में 5 शब्दों में भारत की शासन की प्रकृति कैसी है ये समझी है। अब हम यहां पर देख लेते हैं कि भारत जो संविधान है इसका उद्देश्य क्या है, ये आगे लिखा हुआ। यहां पर आगे लिखा हुआ 3 प्रकार के न्याय, कौन कौन से न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इनको एक एक करके समझ लेते हैं। भारत का जो संविधान है वो 3 प्रकार के न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखो यहां पर समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है सामाजिक न्याय। इस सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? सोशल जस्टिस। अब सोशल जस्टिस अपना आप में बहुत बड़ा टॉपिक होता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत का जो संविधान है, हम भारत के संविधान हमको सामाजिक न्याय यहाँ पर देता है। तो यहाँ पर जब पहले मैं यही बात कर रहा हूँ कि जब यहाँ पर पहले आप देखो कि राजशाही शासन था, ठीक है, राजा महाराजा को शासन था, तो कुछ एक लोगों के पास पावर होती थी और ज्यादातर लोगों के पास ये होता, जैसे मान लो कि पहले कोई अनुसूचित जाति जनजाति कोई अधिकार नहीं और सब अपनी अपनी जातियों में बैठे और जातियों के अनुसार ही सारा सिस्टम चलता था। लेकिन भारत का संविधान कहता है कि यहाँ पर समाज के सभी वर्ग बराबर हैं, सभी को बराबर का दर्जा दिया जाएगा, कोई भी ऊपर या नीचे नहीं है। और सोशल जस्टिस इसको इससे भी बढ़कर बोलता है कि जो समाज के वंचित वर्ग है, दबे कुचले वर्ग है, उनको ऊपर उठाने के लिए भी हम यहाँ पर विशेष प्रयास करेंगे। तो सामाजिक न्याय का मतलब है कि जो व्यक्ति जिसको बराबर का अवसर नहीं मिला उसको बराबर के अवसर देना भी सामाजिक न्याय कहलाता है। मैंने अपने पहले जब वीडियो बताया तभी मैंने बताया कि जो आरक्षण है, आरक्षण भी एक प्रकार को सामाजिक न्याय को लागू करने का टूल है। कैसे? मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे एक माँ है उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक माँ है उसके 2 बच्चे हैं, तो यहाँ पर एक बच्चा ऐसा है जो बचपन से मतलब हमेशा से हष्ट पुष्ट रहा है, मजबूत रहा है, उसको बराबर यहाँ पर मिला है। एक बच्चा किसी कारण से थोड़ा सा कमजोर रह गया है, ठीक है, एक बच्चा थोड़ा सा जो कमजोर रह गया है वो हमेशा बीमार रहता है। तो अब मुझे बताइए कि एक माँ को ज्यादा ध्यान किसका रखना चाहिए? ठीक है, जो मजबूत बच्चा है उसका या जो कमजोर बच्चा का? और नॉर्मली एक माँ किसका ज्यादा ध्यान रखती है? जो एक कमजोर बच्चा होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये तो अन्याय है, माँ को दोनों बच्चों को समान प्यार करना चाहिए, दोनों का समान ख्याल रखना चाहिए, पर कोई भी माँ ऐसा नहीं करती है, जो बच्चा कमजोर होता है उसका ज्यादा ध्यान रखती है। यही काम आरक्षण में देखो आप देखेंगे भी सरकार भी ऐसा काम करती है, यही सोशल जस्टिस है। जो कमजोर, अगर हम कमजोर को, अगर माँ अब भी दोनों का बराबर ध्यान रखती है तो ये बच्चा कमजोर रह जाएगा और ये जो मजबूत बच्चा है ये ज्यादा आगे निकल जाएगा। माँ ऐसा नहीं है कि वो उसको पीछे रखना चाहती है, माँ चाहती है कि वो भी आगे बढ़े, बराबर का आगे बढ़े, इसके लिए वो ज्यादा ध्यान रखती है। तो ऐसा नहीं कि माँ उसके साथ अन्याय कर रही है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। आरक्षण भी एक प्रकार का इसी का, हम इस पर बहुत लंबी चौड़ी बहस हो सकती है। आरक्षण कंसेप्ट गलत नहीं है, लेकिन आरक्षण को किस तरह से लागू किया है ना, वो वहां पर कुछ कमियां हो सकती है, जिस वजह से जिनको पूरा विशेष रूप से फायदा मिलना चाहिए हो सकता नहीं मिला हो, इस पर एक लंबी चौड़ी बहस हो सकती है। लेकिन जो आरक्षण का आप सोचो कि जो कंसेप्ट था वो एक तरह का सोशल जस्टिस का था, मतलब कि एक वर्ग जो है वो इस लेवल पर आ चुका है और एक लेवल जो है आज भी इसी लेवल पर है, तो उसको ऊपर उठाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है इसी को हम कहते हैं सोशल जस्टिस। आज आप देखोगे कि जो SC ST OBC आप देख लीजिए, MBC देख लीजिए, जो दिव्यांग है, महिला है, उनको आरक्षण दिया जा रहा है, तो ये अन्याय नहीं है, बल्कि उनको ऊपर उठाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, बराबरी में लाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, उसी को कहा जाता है सोशल जस्टिस। तो ये कहलाता है सामाजिक न्याय। इसके बाद लिखा हुआ, देखो अगला शब्द लिखा हुआ है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब क्या है?
भारत का संविधान सबको बराबर के अवसर देता है, आर्थिक न्याय देता है। देखो पहले जब मैंने कहा कि जब जातियों में बटा हुआ था तो जातियों के अनुसार काम भी बटा होता है कि ये जाति का व्यक्ति यही काम करेगा, ये जाति का व्यक्ति वो यही काम करेगा। लेकिन क्या आज ऐसा है? नहीं, संविधान कहता है सबको बराबर के अवसर, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वो हर तरह के रोजगार को अपना सकता है। इसको बोला जाता है आर्थिक न्याय। सबको बराबर के न्याय अवसर यहाँ पर मिल जाता है। और तीसरा न्याय है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब है चाहे कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो या अमीर हो, किसी भी जाति को, सबको बराबर हक है शासन में किसी भी पद पर पहुंचने का। चाहे कोई सा भी व्यक्ति, दो यहाँ पर दो है, निचले किसी भी जाति का व्यक्ति हो, गरीब से गरीब व्यक्ति हो, वो भी शासन के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच सकता है। एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, और एक आदिवासी महिला, है ना, आदिवासी महिला भी एक राष्ट्रपति बन सकती है। आज देखो, आज अगर हम देखें भारत के पिछले आप 2000 साल के इतिहास को उठाकर देख लो, भारत के 2000 साल के इतिहास को उठाकर देख लो, कोई आदिवासी और उसमें भी कोई महिला किसी देश की, भारत देश की शासन प्रमुख नहीं रही होगी। आज क्योंकि संविधान ने राजनीतिक न्याय दिया है, इसलिए एक आदिवासी महिला भी स्टेट हेड ऑफ द स्टेट बनी हुई, भारत की राष्ट्र प्रमुख है वो, है ना। ये किसकी वजह से बना है? किसकी, मतलब मोदी जी की वजह से नहीं बना है। मोदी जी ये बना है संविधान की वजह से, है ना। मोदी जी खुद इस संविधान की वजह से, इस राजनीतिक न्याय की वजह से आज ऐसे परिवार में होते हुए भी देश के आप देखो शासन के प्रमुख है ना। और एक आदिवासी महिला राष्ट्र की प्रमुख है, हेड ऑफ द स्टेट है। किसकी वजह से ये बना है? संविधान की वजह से, राजनीतिक न्याय की वजह से। तो इसको बोलते हैं राजनीतिक न्याय, कि वहां पर हर व्यक्ति को अधिकार होता है कि वो शासन के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच सके। और इसका दूसरा अर्थ यह भी है, हर व्यक्ति को, आप देखो, हमें वोट देने का अधिकार मिला है, चाहे टाटा बिरला अंबानी हो, चाहे एक गरीब से गरीब व्यक्ति हो। जब वोट देने जाएंगे तो दोनों की वोट की कीमत कितनी होती है? दोनों की एक, यानी वो पैसे में अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ राजनीतिक रूप से दोनों बराबर है, दोनों की वोट की कीमत यहाँ पर एक ही होगी। इसको बोलते हैं राजनीतिक न्याय। तो भारत का संविधान भारत के लोगों को सामाजिक न्याय देता है, आर्थिक न्याय देता है और राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाता है। स्वतंत्रता, अगला जो संविधान का उद्देश्य यहाँ पर है स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हमारा संविधान हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। विचार की स्वतंत्रता, देखो हम किसी भी प्रकार के विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, ये भी अपने विचार है, मैं किसी भी प्रकार का विचार रख सकता हूँ, यहाँ तक कि सरकार की आलोचना भी कर सकता हूँ। लेकिन हम जब आगे मूल अधिकार में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि हमें विचार की स्वतंत्रता है तो किसी भी तरह के विचार प्रकट कर सकते हैं, उसमें कुछ बंदिशें भी है। वो किस तरह की बंदिशें आगे हम मूल अधिकार में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन सामान्यतः हमें भारत का संविधान विचारों की स्वतंत्रता देता है, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। हर देश में ऐसा नहीं होता। जैसे आपने चाइना का एग्जांपल भी देखा, जहां डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, वहां व्यक्ति हर तरह के विचार अपने को प्रकट नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से विचार से थोड़ा सा बढ़कर है अभिव्यक्ति, कि आप अपने आप को किसी भी तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी जिसको हम कहते हैं। तो भारत में हमारा जो संविधान है हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन वो किस हद तक देता है ये आगे हम मूल अधिकार में पढ़ेंगे कि किस हद तक इसमें बंदिशें हैं, है ना। मैंने आपको जैसे मेरे पिछले वीडियो में बताया भी, आपकी जो विचार है, अभिव्यक्ति की आजादी वहीं तक है, आपको अपने हाथ घुमाने की आजादी वहीं तक है जहां तक दूसरों की नाक शुरू नहीं हो जाती है। मतलब आप अपने हाथ घुमा सकते हैं, लेकिन ये अधिकार नहीं कि आप दूसरों की नाक तोड़ दे, ठीक है। तो उसकी भी कुछ बंदिशें हैं, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो वो आगे हम मूल अधिकार में पढ़ेंगे। इसी तरह से विश्वास की स्वतंत्रता, आपको विश्वास, आप किसी में भी विश्वास कर सकते हैं, किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हैं, किसी भी पार्टी में विश्वास कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति में विश्वास कर सकते हैं, किसी कुमार में विश्वास कर सकते हैं ना, किसी में भी विश्वास कर सकते हैं। सब में विश्वास की स्वतंत्रता ये प्रदान करता है भारत का संविधान। धर्म की स्वतंत्रता, इसी तरह से धर्म की स्वतंत्रता भी हमें यहाँ पर दी गई। धर्म का मतलब है आप चाहे किसी भी धर्म में जन्मे हो, आप किसी भी धर्म में जन्मे हो, आप किसी और धर्म को भी अपना सकते हैं, किसी धर्म को नहीं मानने के लिए भी आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। फिर आप कहेंगे सर ऐसा कई बार होता है, अभी तो यूपी में तो लव जिहाद पर कानून बना दिया है कि आप दूसरा धर्म, देखो सबकी अलग अलग कंडीशन, आप दूसरा धर्म अपना सकते हैं, लेकिन उसमें कि किसी को जबरदस्ती या लालच देके या धोखा देके धर्म परिवर्तन कराना ये अलाउ नहीं है। बाकी आप किसी भी धर्म को मानने के लिए यहाँ पर स्वतंत्र है। भारत का संविधान सभी तरह की स्वतंत्रता देता है। देखो जैसे मैं फिर से एक चाइना का एग्जांपल दूंगा, जैसे चाइना की जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, यहाँ की जो पार्टी है उसकी तो शर्त ही यही है कि अगर आपको इस पार्टी को ज्वाइन करना है
तो आपको अपना जो भी धर्म है उसको त्यागना होगा। तो कोई मतलब आपको नास्तिक बनना पड़ेगा। क्या भारत में ऐसा है? भारत में ऐसा नहीं कर सकता कि आपको धर्म को त्यागना पड़ेगा। यहाँ पर धर्म की स्वतंत्रता है। इसी तरह से उपासना की स्वतंत्रता, उपासना का मतलब है आपकी पूजा पद्धति, आपको किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति है उसको अपनाने की स्वतंत्रता है, ठीक है। हाँ, लेकिन देखो कुछ बंदिश है, जैसे आप कहेंगे सर अभी थोड़े दिन पहले हम देख रहे हैं कि मंदिर में मस्जिद में लाउड स्पीकर उतारा जा रहा है, रोड पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है। आपको उपासना की स्वतंत्रता है, आप पूजा पद्धति जो भी है आपकी वो कर सकते हैं, लेकिन क्या रोड पर नमाज पढ़ने की या फिर लाउड स्पीकर चलाने की अलाउड हो सकता है? तो वहां पर यहाँ पर बंदिशें लागू हो जाती है। ये हम सारा पढ़ेंगे मूल अधिकार में। तो हमें स्वतंत्रता, बहुत हद तक स्वतंत्रता मिलती है, हालांकि उसकी कुछ बंदिशें भी हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता यहाँ पर बताइए: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसी तरह से अगला शब्द है समता। कि समता को ध्यान से समझ लेना, ये सवाल यूआरओ एग्जाम में पूछा गया। ध्यान देना, ये समानता नहीं लिखा हुआ है, समानता नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर शब्द क्या है एक्चुअल में? समानता और समता, दोनों देखने में एक जैसे शब्द लगते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। इसको मैं इंग्लिश वर्ड लिखूं तो यहाँ मैं लिखूंगा इक्वेलिटी। क्या लिखूंगा? इक्वेलिटी। और अगर समानता को हम देखे जाए तो सिमिलरिटी, ठीक है ना। कोई दो व्यक्ति या फिर दो चीजें एक जैसे दिखते तो हम कहेंगे समान है, ठीक है। इक्वलिटी का मतलब होता है बराबरी, है ना। किसी जैसे जो अधिकार के रूप में अगर हम देखा जाए तो दोनों को बराबरी के अधिकार को देना, इक्वल दोनों को करना, वो कहलाता है समता, ठीक है। ज्यादा सही यहाँ पर जो शब्द यूज लेना चाहिए वो है समता। तो यहाँ पर बात कर रहा है हमारा संविधान इक्वलिटी की बात करता है। किस तरह की इक्वलिटी? भाई सभी को बराबरी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, दो प्रकार की समता की बात होती है, प्रतिष्ठा और अवसर। मतलब प्रतिष्ठा का मतलब होता है हर व्यक्ति को बराबर का इज्जत सम्मान, इस तरह का किसी भी व्यक्ति को विशेष कोई दर्जा नहीं दिया जाएगा, है ना। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम आर्टिकल 18 को पढ़ेंगे, भाई किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष तरह की कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, कोई व्यक्ति को विशेष नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं कोई प्रधानमंत्री बन गया तो कोई विशेष व्यक्ति है। कानून सबके लिए बराबर होता है भारत में, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, सभी के लिए बराबर। इसी तरह से जैसे अंग्रेजों के जमाने में भी कई तरह की उपाधियां दी जाती थी। सर की उपाधि थी, राय बहादुर की उपाधि थी, जब राजा महाराज होते राजा धीराज, महाराजा धीराज, इस तरह की उपाधियां होती थी। लेकिन अब हर व्यक्ति समान है, किसी भी प्रकार को किसी विशेष यहाँ पर दर्जा नहीं दिया जाएगा। और अवसर की समानता, अपॉर्चुनिटी, हर व्यक्ति को बराबर के अवसर, चाहे कोई सा व्यक्ति हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, आईएएस का एग्जाम हम देने जाते हैं, ठीक है। एक आईएएस का एग्जाम जब आप देने जाते हैं तो नॉर्मल से यहाँ पर पहले ऐसा होता था, आईएएस अपना में बहुत बड़ा पद है। पहले जब शासन में इतने जो बड़े पद हो वो कुछ गिने चुने लोगों को ही मिलते थे, जो राज परिवार के लोग होते थे उन्हीं को ये पद प्राप्त होता था, इतना बड़ा पद। लेकिन आज आज भारत का हर व्यक्ति एक सामान्य सी एक शैक्षणिक योग्यता रखी हुई है। आप एक बार ग्रेजुएशन कर ले, उसमें यह भी नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन में इतने परसेंटेज लाने पड़ेंगे, आप इस यूनिवर्सिटी से होने चाहिए, या फिर आप इस जाति से होने चाहिए, या फिर आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, या फिर आपको कोई कोर्स करना पड़ेगा। नहीं, हर व्यक्ति को जिसने ग्रेजुएशन पास भी कर लिया, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, सबको बराबर के अवसर मिले कि ये एग्जाम पास अगर आप कर ले, अगर आप में योग्यता है और आपने ये एग्जाम पास कर लिया तो आप भी इस पोस्ट को हासिल कर सकते हैं, है ना। हर व्यक्ति को अवसर, चाहे वो रिक्शे वाले का बेटा कोई गोविंद जायसवाल क्यों न हो, हर व्यक्ति को यह अवसर मिला है कि वो इतनी बड़ी पोस्ट हासिल कर सकता है। इसको बोलते हैं अवसर की समता। चाहे किसी भी व्यक्ति का, वो कोई भी जाति का हो, किसी भी उस तरह की उसकी आर्थिक स्थिति हो, वो किसी भी राजनीतिक पोस्ट पर पहुंच सकता है, किसी भी प्रशासनिक पोस्ट पर पहुंच सकता है, कोई भी रोजगार अपना सकता है। इसको बोलते हैं अवसर की समता। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संविधान कहता है हमें ऐसी बंधुता, ऐसा भाईचारा जो हमें बढ़ाना है, जो व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करे। यानी व्यक्ति के, हर व्यक्ति की अपनी एक डिग्निटी होती है, उसका इज्जत और सम्मान होता है, उसको सुनिश्चित करना। और इसके साथ ही राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की अखंडता, अखंडता देखो, एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, राष्ट्र को एक भी रखना है और राष्ट्र किसी प्रकार से खंड खंड में टूटे नहीं। एकता एक तरह से जो इस तरह का कंसेप्ट है, जैसे अलग अलग लोगों में एक तरह की एक वाली भावना हो वो, और राष्ट्र को अलग अलग खंडों में नहीं तोड़े, इस तरह के सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए ये सारे शब्द लिखे हुए जो हमें समझने हैं। फिर आगे बात लिखी हुई, दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में, जिस संविधान सभा में ये प्रस्ताव पारित किया गया, आज तारीख 26 नवंबर 1949, ये तारीख इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसी तारीख को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और उसको अंगीकृत किया गया। ईस्वी को 26 नवंबर 1949 ये इसकी
कैलेंडर की विक्रम संवत की तारीख लिखी हुई, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। हमें तारीख ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी, पर इसको भी आप याद रख सकते हैं। को एतद द्वारा इस संविधान को, तीन यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्द है, इसका क्रम भी याद रख लेना, कई बार इसका सवाल में परीक्षा में इसका क्रम भी पूछा गया, इनका सही क्रम क्या है। पहले आता है अंगीकृत, फिर आता है अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत यानी अंगीकार करना यानी स्वीकार करना, हम इसको स्वीकार करते हैं इस संविधान सभा में, इस तारीख को आज हम इस संविधान को स्वीकार करते हैं। अधिनियमित यानी इनेक्ट यानी लागू करते हैं, और आत्मार्पित करते हैं यानी स्वयं को सौंपते हैं। यह है संविधान का प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। इसमें एक तरह से सार रूप में एक ही पेज में यह बताया गया कि इस भारत के शासन की प्रकृति कैसी होगी, इस संविधान का उद्देश्य क्या होगा, और ये संविधान कब यहाँ पर हम अंगीकृत करें, ये बात यहाँ पर बताई गई। तो ये है भारत की संविधान का प्रस्तावना। आपको इस प्रस्तावना में जो लिखे हुए इन सबका अर्थ पता होना चाहिए। जब आरएस मेंस या आईएएस मेंस जैसे हम एग्जाम लिखते हैं तो यहाँ पर इन शब्दों का, क्योंकि पूरे संविधान के एक प्रकार के सार, तो इन शब्दों का बहुत महत्व है और वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम उद्देशिका से, प्रस्तावना से क्या क्या सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्या क्या सवाल बन सकते हैं। एक तो जो मैंने आपको बताई है तो आपको पता होना ही चाहिए, इसके अलावा और क्या क्या सवाल बन सकते हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और लास्ट में जो मैंने आपको बताया, इसकी जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ इस चैनल पे, जो पिछले वीडियो है उनके पीडीएफ इस चैनल पर आ चुकी है, वहां इस चैनल पर आपको मिल जाएगी, और इस वीडियो की भी पीडीएफ यहाँ डाल दी जाएगी। और इसके अलावा रेगुलर ये जो डेली फ्री टेस्ट है आप सबको देते रहना। ठीक है, मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।